स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जो इतिहास में इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के उस ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ा था कि चाहे कितने भी हमले कर लो पर भारत का जो गुस्सा है वो एक्शन में तब्दील नहीं होगा, कभी भी एक्शन भारत नहीं लेगा। क्या हुआ था आखिर इस ऑपरेशन में, आज आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। कैसे एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर को इंडियन आर्मी के सियाचिन से श्रीनगर बुलाया जाता है, कैसे एक सीक्रेट पॉलिटिकल गेम चला था और आखिर किस तरह से पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था भारत ने। आज इस एपिसोड में आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। तो साल 2016 18 सितंबर का दिन था जब जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर के अंदर LOC के पास 4 पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए थे एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे। इन चारों के पास में AK-47 राइफल्स थी। उनके जो हरे बस्ते थे जो उन्होंने टांग रखे थे उसमें ग्रेनेड्स भरे हुए थे। चारों ने इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है, जो कॉम्बैट फटीग, उस तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और क्लीन शेव थे जिससे कि कोई भी इनको देखकर शक ना कर पाए। इस तरह से दिख रहे थे कि जैसे इंडियन आर्मी के ही जवान हैं। तो इस तरह का उन्होंने एक हुलिया लिया था। अंधेरे में इस दिन 18 सितंबर 2016 की रात अंधेरे में ये अपने जो लॉन्च पॉइंट था इनका, जहाँ पे ये छुपे थे अब तक, वहाँ से चलना शुरू करते हैं और करीबन 1 किलोमीटर दूर का इनका ये ट्रैक होने वाला था। 1 किलोमीटर तक चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और उसके बाद में सीधा इंडियन आर्मी का जो उरी ब्रिगेड कैंप था, उरी आर्मी कैंप, वहाँ पे सीधा पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ये, क्योंकि रात भर का समय था, सुबह होने वाली थी, आप सोच सकते हैं कि करीबन 4 बजे के आसपास की ये बात है। सुबह होने वाली थी, लेकिन ये 4 आतंकवादी यहाँ इस कैंप के अंदर पहुँच चुके थे। इनका सीधा जो निशाना था वो था सोते हुए जवान। और जो लेआउट था पूरे उस उरी कैंप का, वो इनको बखूबी पूरी तरह से अच्छे से पता था, क्योंकि इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने सारे मैप्स, सारे मॉडल्स पहले से ही इन्हें बता दिए थे, इनको ट्रेन किया था इस तरह से। पहले भी यहाँ पे इन लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी सैटेलाइट की मदद से या तमाम बाकी इनके इंटेलिजेंस की मदद से, कि बताया गया था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो सोल्जर्स हैं वो रहते हैं, कहाँ उनके कैंप है, कहाँ खाने की जगह, कहाँ मैस है, सारी चीज़ें बताई गई थी। तो इसके बाद जैसे ये यहाँ उरी कैंप के अंदर पहुँचे, इन चारों आतंकवादियों ने बिना देरी किए सीधा सोते हुए जवानों के जो कैंप थे उनके अंदर दाखिला लिया और सीधे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सूरज जब तक उगा, जब सुबह हुई, जो स्पेशल फोर्सेस की जो बैकअप टीम थी जब यहाँ उरी सेक्टर में पहुँची, तब तक हमारे भारतीय सेना के 17 वीर सपूत, 17 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। 2 जवान जो थे उन्होंने बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ा। और ये एक सबसे खतरनाक एक अटैक था जो छुपकर अपनी एक हरकत, गंदी हरकत की पाकिस्तान ने, इन आतंकवादियों ने, और हमारे सेना के जवानों पे, सोते हुए जवानों के ऊपर अटैक किया। कश्मीर में खैर अगर ये आप देखें जहाँ ये हुआ, ये पूरा अटैक, गोलीबारी होना, गन फाइट होना या एनकाउंटर्स होना स्पेशल फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच होता है, हमेशा होता है। लेकिन ये उरी का जो हमला हुआ ये बहुत अलग था। ये इसलिए अलग था क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी चीज़ इसलिए भी अलग था कि अब तक जो पाकिस्तान का एक घमंड था कि भारत पर कितने भी हमले कर लो वो कुछ नहीं करेगा, ये अब टूटने वाला था। क्योंकि हाल ही में यहाँ पे इसी साल में 8 महीने पहले जनवरी 2016 में पठानकोट एयर बेस पर भी 4 आतंकवादियों ने हमला किया था, जहाँ पे हमारे 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये एक दूसरा हमला था सेम उसी साल हमारे जवानों के ऊपर। पाकिस्तान को पूरी तरह से यकीन था कि जो भारत का गुस्सा है वो टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में निकलेगा, वहाँ पे भारत आके बोलेगा, अपने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देगा, वर्ल्ड लेवल पर कुछ बातें कहेगा, तो वहीं तक सीमित रहेगा। और हमेशा पाकिस्तान इस गुस्से को भारत के डील करता हुआ आया था, तो इसलिए वो कंफर्टेबल था कि भारत इस बार भी एक्शन नहीं लेने वाला है। उरी हमले के बाद 18 सितंबर की सुबह सुबह जब ये खबर इस अटैक के टीवी चैनल्स पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो पूरे देश में गुस्सा था, पूरा देश गम में भी था कि हमारे इतने वीर सपूत जो थे वो अब शहीद हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। रायसेना हिल, दिल्ली पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग्स का और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर शुरू होता है। इमरजेंसी मीटिंग्स जो थी वो शुरू होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब के बीच में। सीक्रेट वॉर रूम्स के अंदर मीटिंगों की शुरुआत होती है, डिस्कशंस की शुरुआत होती है। और यहाँ पे पहली बार 2 ऐसे डिसीजंस लिए गए जो इतिहास बदलने वाले थे, पाकिस्तान की इस अकड़ को या ये कहें उसके ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले थे।
यहाँ दो बड़े डिसीजन ये लिए गए कि पहला जो डिसीजन लिया गया वो था कि इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी इस बार दुश्मन के घर में उसे घुसकर मारेगी, घुसकर जवाब देगी। और दूसरा था कि जब तक जवाब नहीं दिया जाता तब तक प्रधानमंत्री मोदी और उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह से एक इन एक्शन वाली जो इमेज है भारत की कि भारत इस बार भी जवाब उस तरह से नहीं देने वाला है, एक पॉलिटिकल गेम यहाँ पे रचा जा रहा था। आप देखिए कि इस तरह से कि भारत इस बार भी जवाब नहीं देगा, स्टेटमेंट्स देगा लेकिन एक्शन नहीं लेगा। तो इस तरह की एक जो इमेज है इन एक्शन की भारत की, उसको बढ़ावा देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, किसी को भी जिससे शक ना हो कि हम कुछ करने वाले हैं। मतलब साफ था कि एक ऑपरेशन प्लान होने वाला है, इसके लिए हमें अपने बेस्ट लोगों की ज़रूरत है, बेस्ट सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की ज़रूरत है। अब यही वो दिन था 18 सितंबर का सुबह सुबह, जब यहाँ से करीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर सियाचिन ग्लेशियर पर एक यंग इंडियन आर्मी के सोल्जर, एक ऑफिसर, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर मेजर माइक टैंगो तैनात थे। वो वहाँ पर बैठे हुए थे अपने बैरक्स के अंदर टीवी के सामने, और टीवी पर लगातार ये जो खबरें वो देख रहे थे, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि उरी जो था वो उनका सेक्टर रहा था, वो वहाँ पे रह चुके थे, पहले भी काम किया था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। यहाँ वो जब बारामूला में माफ़ कीजिएगा, जब सियाचिन में थे तब वो अपने 2 मंथ के पीरियड पर थे, 2 मंथ के मिशन पर यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन लगातार मन कर रहा था कि जाया जाए वहाँ पे और बदला लिया जाए जो अपने साथियों का, जो हमारे साथी मारे गए हैं यहाँ पे, जो शहीद हुए हैं। मेजर टैंगो 13 साल की अब तक की जो उनकी सर्विस थी उसमें 10 साल जम्मू कश्मीर में बिता चुके थे। कई सारे उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए थे, बताया जाता है नंबर्स में 20+ सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे उनके, एंटी टेरर ऑपरेशंस जो यहाँ पे कर चुके थे। और इसके बाद ही वो अभी सियाचिन में उस समय पर बेस थे। टीवी पर ये सब देख के उनका जो गुस्सा था लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सडनली कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं ये चीज़ करना, कुछ चीज़ करना, तो वो आप तक पहुँचती है। सडनली उनके CEO का, कमांडिंग ऑफिसर का उनके पास में कॉल आता है। मेजर टेंगो को कहा गया कि जल्दी से घाटी आ जाओ, वैली आ जाओ और कश्मीर में तुम्हें आना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तुरंत मेजर टैंगो अपनी टीम के साथ में, जो उनके साथी थे, उनके साथ में वैली की तरफ रवाना होते हैं। उसी रात को द्रास पहुँच जाते हैं। यहाँ वो पहुँचे, आगे की कार्रवाई जो थी उसके लिए वेट करते हैं, लेकिन इसी दिन से, जो ये दिन था, अब ये एक पॉलिटिकल गेम जो रचा गया था उन मीटिंग्स में, इमरजेंसी मीटिंग्स में, वो भी शुरू हो गया था इधर दिल्ली में, भारत के अंदर। दिल्ली के अंदर जो पॉलिटिकल गेम शुरू हुआ उसमें पहला स्टेटमेंट आया फॉर्मर आर्मी चीफ और मिनिस्टर जनरल VK सिंह का। उन्होंने कहा कि भारत को इमोशंस में नहीं बल्कि सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। इस बार भारत जो है सोच समझकर एक्शन ले, जैसे अभी तक करता हुआ है। कोई भी इमोशन में बहकर हमें कोई चीज़ नहीं करनी है। ये भी एक इसी तरह का पॉलिटिकल गेम था जो हमने डिसाइड किया था, हम इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर साहब, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उरी के जवानों की शहादत जो है वो शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो ये भी चीज़ एक यहाँ पर देखने वाली है। 19 सितंबर को खैर यहाँ पे 2 और टॉप लेवल मीटिंग होती है, यानी कि अगले दिन। पहली मीटिंग थी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ, जो रशिया दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वो दौरा अपना कैंसिल किया। और दूसरी मीटिंग थी PMO में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह जो थे, जो इस अटैक के बाद ही कश्मीर गए थे वहाँ पे पूरा मुआयना करने उस जगह का कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है, किस तरह से हुआ है। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली डायरेक्टिव मिल चुका था, क्लियरली एक आदेश मिल चुका था कि इस बार आपको क्या करना है, एक रिटेलिएटेड स्ट्राइक करनी है, हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप प्लान बनाइए। और ये प्लान जो है वो पूरे गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ आपको बनाना है। अगले 24 घंटे जो आए उनके अंदर हमारी इंडियन आर्मी एक ऐसा प्लान बना चुकी थी जो कि इतिहास बदलने वाला था। ऐसे प्लान्स कई बार इस तरह के बनाए जाते हैं कि किस तरह से एक स्ट्राइक करेंगे, अगर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर कुछ हमला करना है या क्या करना है। तो इस तरह के सिमुलेशन जो हैं वो कई बार आर्मी करती है, लेकिन ऐसे प्लान भी बनाती है। लेकिन ये वाला प्लान जो था वो इतिहास बदलने वाला था, अलग होने वाला था। 20 सितंबर को ये मान लीजिए कि ये जो दिन था, अगला दिन, इस दिन नॉर्दर्न कमांड के जो GOC इन चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पास में पूरा एक जो फाइनल प्लान था, फाइनल मिशन का, ऑपरेशन का जो प्लान था वो आ चुका था। और उन्होंने अपने इनक्रिप्टेड चैनल के ज़रिए ये दिल्ली तक पहुंचा भी दिया था। दिल्ली में सरकार को ये प्रेजेंट भी किया। उसमें हर एक ऑप्शन सामने बताया गया था, हर एक चीज़ को क्लासीफाई किया गया था कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। उस प्लान के अंदर बताया गया था कि टारगेट्स के नाम और उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम ये जो स्ट्राइक है वो करेंगे। इसके अलावा LOC से POK में ये कितनी दूरी पर है ये टारगेट्स, वहाँ कितने आतंकवादी होने की संभावना है, ठीक है। उसके अलावा मैन पावर कितना लगेगा, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की किस तरह के हमें ज़रूरत है। और एक आखिरी चीज़ कि हर टारगेट के लिए
भारतीय सैनिकों की एक्सपेक्टेड कैजुअलिटीज़ की गिनती क्या रखी गई है। कुछ टारगेट्स थे जिनमें 0 कैजुअलिटी थी और कुछ थे जहां पे डबल डिजिट में भी ये नंबर बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा एक ब्यौरा था, कोई भी डिटेल नहीं छोड़ी इंडियन आर्मी ने, सारी चीज़ें गवर्नमेंट को क्लियर पिक्चर में समझा दी थी। श्रीनगर में यहाँ पे 20 सितंबर का यही दिन जब मेजर टेंगो पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ में, अपने कमांडिंग ऑफिसर के रूम में दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही दोनों के चेहरे पे एक एक मुस्कान थी, क्योंकि दोनों ही पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक समय पर जो सीईओ थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो टीम लीडर रह चुके थे मेजर टेंगो के, तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी थी दोनों की। लेकिन इस सुबह जब ये पहुँचे थे सीईओ के रूम के अंदर, तब उनके चेहरे पर एक शिकन थी। मेजर टेंगो ने जब वो शिकन देखी तो उनसे पूछा भी कि क्या हुआ है आपको, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ें बताई उनको, लेकिन दरअसल जो परेशानी थी वो ये थी कि मेजर टेंगो जो है उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका था। ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद 1 महीने के बाद ही वो वैली से एक अपने टास्क के लिए, एक तरह से कहें कि दूसरे कोर्स के लिए निकलने वाले थे, जाने वाले थे। तो यहाँ पे इस वजह से एक जो शिकन माथे पर देख रही थी कमांडिंग ऑफिसर के, वो थी। उन्होंने ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन मेजर टेंगो को उनसे मुलाकात करने के बाद। उन्होंने कहा कि आप इस ऑपरेशन को मॉनिटर करोगे या फिर लीड करोगे, आप मॉनिटर करना चाहते हो या लीड करना चाहते हो। तो मेजर टेंगो ने एक भी सेकंड बिना गवाए सीधा कहा कि सर आप ऑर्डर दीजिए। जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन किया था, फाइनली आज वो मौका मिला है और आप अब भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक मुस्कान के साथ में उन्होंने ये कहा और इसके बाद ये फाइनल हो चुका था कि मेजर टेंगो हैं जो इस सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करने वाले हैं। इस मीटिंग के 20 से 25 मिनट के बाद ही मेजर टेंगो अपने 19 जवानों के साथ में, 20 जवानों के साथ में अपने स्क्वाड व्हीकल में बैठते हैं और 70 किलोमीटर दूर बारामूला के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मिडनाइट तक, आधी रात तक वो एलओसी के पास एक पॉइंट जो था उनका, एक जो पोस्ट होना था, वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद ये जो पूरा मिशन था, जितने लोग इसमें शामिल थे, उनके लिए एक राज बना हुआ था अब तक कि ये मिशन आखिर होने क्या वाला है। ये इतना सीक्रेट रखा गया था कि जो टीम्स गई थी उनको भी नहीं पता था कि टारगेट्स क्या होने वाले हैं। सिर्फ इतना बताया गया था और इतना कहा गया था कि उरी, कुपवारा और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है, राजौरी सेक्टर जो है, उनके एलओसी पोस्ट पर पहुँच जाओ और वहाँ पर जाके अगले ऑर्डर्स का वेट करो। तो ये जवानों को, ऑफिसर्स को बताया गया था। मेजर टेंगो और उनकी टीम यहाँ पे फुट मूव करने वाले थे, क्योंकि अगर वो हेलीकॉप्टर से जाते तो एलओसी पर ये हेलीकॉप्टर से जाना रिस्की था। पाकिस्तान आर्मी के पास उड़ने का खतरा था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी था कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं उनकी आवाज़ जो है गूंजती है। तो इस वजह से यहाँ पे फुट मूव किया इन्होंने। 20 सितंबर की रात वो एलओसी के पास फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे। मोरल सबका हाई था, लेकिन एक उनके मन में चिंता ये थी कि सबको सेफली वापस कैसे लाया जाएगा। एक वापसी की चिंता ज़रूर थी, क्योंकि 19 उनके जो जवान थे उनकी भी जो ज़िंदगी है वो उनके हाथों में थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अच्छा, उरी के अलावा यहाँ पे 2 और पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम को डिप्लॉय किया गया था, एक पूंछ में और एक कुपवारा के अंदर। हर एक के पास में अपने एक जो लॉन्च पैड थे वो मौजूद थे। लॉन्च पैड टारगेट्स, कहाँ कहाँ पे इनको जाके आगे प्रोसीड करना है, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। 21 सितंबर को, अब इधर जब भारत में ये सब चीज़ें चल रही हैं, हमारी आर्मी ये पूरी प्रिपरेशन कर रही है, तो पाकिस्तान में क्या चल रहा था और पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा था। आप देखिए कि अगला दिन जो 21 सितंबर का था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो था, यूएन जनरल असेंबली पहुंचता है और वहाँ पे अपनी उसने स्पीच दी। इस स्पीच के अंदर उसने उरी का जो जिक्र था वो टोटली अवॉइड किया, पूरी तरह से अवॉइड किया। इस अटैक के बारे में कोई बात ही नहीं की, बल्कि उल्टा यहाँ उसने बुरहान वानी को, एक आतंकवादी को, सोशल मीडिया जो पोस्टर बॉय था इसका, हिजबुल का, तो उसको, बुरहान वानी को बहुत ज़्यादा फेंटिसाइज करके वहाँ बताने लगा, कश्मीर की फ्रीडम की बुरहान वानी से कनेक्ट करके बातें करने लगा। और ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा था, जिससे कि भारत जो है, भारत को एक चैलेंज की तरह वो ये सारी चीज़ें दे रहा था सामने। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ये लगता है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू प्रोटेस्ट करेगा भारत, अपने स्टेटमेंट्स देगा और आगे कुछ करेगा नहीं। यही चीज़ खैर भारत समय पर चाह भी रहा था कि पाकिस्तान ये समझे, बिल्कुल समझे, और इसी बात को आगे बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। किस तरह से 24 सितंबर का दिन आया, टीम को आप देखिए कि टीम पहुंच चुकी है अपने लोकेशंस पे, उनको रख दिया है कि आप अब अगले ऑर्डर का वेट करिए। इस दौरान अब करीबन 3-4 दिन निकल जाते हैं। 24 सितंबर आता है, पीएम मोदी केरला कोझिकोड पहुंचते हैं। केरला के कोझिकोड में उन्होंने एक रैली की और उस रैली में जो स्पीच उनकी होने वाली थी, तो सारी मीडिया, सारा देश देखना चाहता था कि आखिर प्रधानमंत्री इस बार क्या बोलने वाले हैं। फाइनली उरी के बाद में, इस हमले के बाद में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाएंगे, बोलेंगे कई चीज़ें। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा कुछ अलग ही। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर गरीबी से, इलिटरेसी से और अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ाई लड़नी चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ठीक होगा। ये जो स्टेटमेंट निकला तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि यहाँ पे भारत की जो नो एक्शन वाली इमेज थी उसको पूरी तरह से बढ़ावा मिल चुका था। इनफैक्ट कहा जाए कि 100% पाकिस्तान श्योर हो चुका था कि भारत कुछ करने नहीं वाला है, यही स्टेटमेंट भारत का फाइनल है। अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो इधर एलओसी पर मेजर टैंगो और उनके साथी 19 उनके सोल्जर्स इंतज़ार कर रहे थे। 4 दिन बीत चुके थे और यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के लिए इतना वेट करना काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि एक तो चीज़ है कि एलओसी के पास में है मौजूद है स्पेशल फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे अगर आई है तो दुश्मन को पता है कि अटैक एंड डिस्ट्रॉय उनका मेन फोकस है। ऐसे ही स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पे एलओसी के पास तैनात नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी बताते हैं सोल्जर्स की कभी भी यहाँ पे एलओसी जब जाती है स्पेशल फोर्स तो कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान तक ये खबर पहुँच ही जाती है कि वो यहाँ पे तैनात हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसकी वजह से खतरा भी था। पाकिस्तान पोस्ट के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे तो मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं कर सकते थे। 4 से 5 दिन यहाँ पे निकल चुके थे। अच्छा, इसके अलावा 26 सितंबर का जो दिन आया, अब अगला दिन, इसी दिन यूएनजीए में एक स्पीच दी हमारी उस समय की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने। यूएनजीए में उनकी जो स्पीच थी, तो अब ये एक तरह से लास्ट एक इस पॉलिटिकल गेम का मूव था, जब उन्होंने यहाँ पे कोई भी एग्रेशन बिना दिखाते हुए सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट जो था वो यहाँ पे शो किया कि ये जो हमला हुआ है हमारे ऊपर उरी में उसका हमें खेद है। यहाँ भी जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो पाकिस्तान पूरी तरह से पुख्ता हो चुका था कि भारत कुछ भी नहीं करने वाला है। हर मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पीएम मोदी खुद, सब ने ये कह दिया है, होम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि कुछ भी हम करने नहीं वाले हैं, इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ ही इस तक अंदेशा देती है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से शांत था। लेकिन यहाँ पे इसी दिन, यही 26 सितंबर का दिन था जब फाइनली मेजर टैंगो को स्टैंड बाय का ऑर्डर मिलता है। उनके टारगेट्स कंफर्म किए जाते हैं। उनके टारगेट्स होने वाले थे उरी के सामने 2 टेरर लॉन्च पैड्स। सीधा यहाँ पे उनको बता दिया गया था कि ये आपका टारगेट है, और जो दूसरी टीम्स डिप्लॉय की गई थी स्पेशल फोर्सेस की, उनको भी एक एक टेरर लॉन्च पैड जो था वो उनका टारगेट बता दिया गया था कि फाइनली ये आपका टारगेट है। अब आपको यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन, आपकी रेकी और फाइनल अटैक जो है उसको प्रोसीड करना है। ये सारी चीज़ें थी। अगला दिन 27 सितंबर, इस दिन सुबह सुबह मेजर टैंगो की जो टीम थी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस अपने करने शुरू किया। अब इसके लिए किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना था, तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे जो सोर्सेज हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे 2 पाकिस्तानी नेशनल थे, पाकिस्तानी लोग थे जो सोर्सेज थे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई। जैश ए मोहम्मद के 2 मोल थे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई। तो ये टोटल सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये करने के बाद में जो लोकल विलेजर थे 2 ऐसे पाकिस्तानी नेशनल, उन सब से इन्फॉर्मेशन मंगवाने के बाद में, ये कांटेक्ट करने के बाद में कि भाई जो टारगेट्स हैं वो असल में यहाँ पे हैं भी कि नहीं, कितने लोग हैं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसको पुख्ता भी तो करना था, पहचानना भी तो था, वहाँ पे आइडेंटिफाई करने थे लोग। तो एग्जैक्ट वही सेम लोकेशन है या नहीं, कितने लोग वहाँ पे हैं, क्या असला बारूद उनके पास में हो सकता है, क्या उम्मीद हो सकती है, कौन लोग और आ सकते हैं, या इनका जाने का प्लान है कहीं। सारी चीज़ें पुख्ता करने के बाद तो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। टीम ने अब अपने फाइनली वेपन्स को चेक करना शुरू किया। मेजर टैंगो के पास M4A1 5.56 mm कार्बाइन थी। बाकी टीम के पास भी सारे वेपन्स मौजूद थे। C90 ग्रेनेड्स मौजूद थे, ग्रैंड लॉन्चर, स्नाइपर राइफल्स मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी बैटरीज़ को, इक्विपमेंट्स को, विजुअल इक्विपमेंट्स को चेक किया। और फाइनली अब जो हमारी टीम थी, मेजर टैंगो और उनके 19 जाबाज सोल्जर्स, ये सभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके थे। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आखिर पाकिस्तान को उसके घर में घुस के कैसे मारा था। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, एआई के टूल्स, उनकी ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो यहाँ स्टडी IQ का जेन AI कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको कोर्स पूरा जो एक पिक्चर है वो दिख रहा होगा, इमेज, प्राइस भी दिख रहा होगा, और उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए जो कोड लगाना है VJ Live वो भी दिख रहा होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आप इस प्राइस पर भी बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, अपना कोर्स जब परचेस करेंगे तो कोड लगाइएगा। यकीन मानिए जो कोर्स है ये आपको AI के हर टूल के बारे में, फ्री टूल्स के बारे में भी बताता है। 40+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है कि किस तरह से आप AI से अपने करियर में एक ग्रोथ ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। तो इसको ज़रूर जाके लीजिए, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब ये 27 सितंबर 2016 का दिन था, शाम का वक्त हो चुका था। तीनों टीम्स ने, तीनों स्पेशल फोर्सेस की असॉल्ट टीम्स ने फाइनल उनको गो अहेड मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। रात के 8:30 बजे का समय था जब मेजर माइक टैंगो उनकी टीम को लेकर LOC क्रॉस करते हैं, POK में दाखिल होते हैं, POK में एंट्री लेते हैं। 4 घंटे तक
नीचे पहाड़ी उतरने के बाद में नीचे तक ट्रैक करने के बाद 4 घंटे तक उन्होंने ट्रैक किया और फाइनली वो अपने उन टारगेट्स के, उन टेरर लॉन्च पैड के करीब पहुंच चुके थे, उन आतंकवादियों के उन बेसेस के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान आर्मी के जो पोस्ट थे सडनली यहाँ से इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर करने लगते हैं। अब ये एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है जो कई बार की जाती है, लेकिन इससे रोशनी भी होती है, तो उसकी वजह से रात का समय था, खतरा था, रिस्की था कि भाई देखा जा सकता था इन लोगों के द्वारा हमारी टीम्स को, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को, और उसके बाद हमला होता। तो यहाँ मेजर टेंगो ने डिसाइड किया कि 20 मिनट तक यहाँ पे वेट किया जाएगा, इल्यूमिनेशन राउंड्स जो फायर किए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ये ख़त्म किए जाएँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी उन पॉइंट से। मेजर टेंगो की जो टीम्स थी उन्होंने उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक दोनों टारगेट के लिए जो उनको दिए गए थे। 200 मीटर की दूरी पर थे अपने टारगेट से, तब अचानक से उन्होंने एक गन फायर का आवाज़ जो थी वो सुनी। ये एक स्पेकुलेटेड फायरिंग थी जो की गई थी पाकिस्तान आर्मी के, या मान लीजिए मान सकते हैं टेररिस्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये जो फायरिंग थी वो ऐसा नहीं था कि स्पॉट किया हो आतंकवादियों ने या पाकिस्तान फ़ौज ने आर्मी को, हमारी स्पेशल फोर्सेस के इन जवानों को जो सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ उनको स्पॉट नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी ये एक हिंट था मेजर टेंगो के लिए कि आतंकवादी जो हैं वो अलर्ट है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। इस ऑपरेशन के दरमियान में ही उन्होंने एक बड़ा फैसला ये लिया कि यहाँ पे अब रात भर रुकेंगे, क्योंकि 8:30 पे इन्होंने शुरू किया था अपना चलना, रात हो चुकी थी, 12:30-1 बजे के आसपास का समय था। उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि रात को यहीं पे रुकेंगे, दिन में टारगेट को विजुअल तरीके से स्टडी किया जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि कहीं कोई लोकेशन तो नहीं बदली है, कोई सीन चेंज तो नहीं हो चुका है, क्या ये टारगेट ने अपनी लोकेशन चेंज तो नहीं कर ली है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। तो रात भर एक रॉकी टेरेन के नीचे ये पूरी जो हमारी टीम थी स्पेशल फोर्सेस की सीक्रेट मिशन पर जो गई थी वो वहाँ पे रुकती है, और अगले दिन सुबह सुबह अपनी सैटेलाइट किट की मदद से यहाँ पे उन्होंने अपडेटेड इंटेलिजेंस जो था, सैटेलाइट जो ड्रोन्स हैं, जो हेरन ड्रोन्स हैं, उनका IAF का किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या अपडेटेड इंटेलिजेंस है, उन सबको गैदर करके उन फोटोज़ को डाउनलोड किया, सारी चीज़ें देखी, इंटेलिजेंस को नोट डाउन किया। तब ये देखा गया कि कोई भी डेटा जो है वो सारा डेटा सेम है, कोई भी चेंज सिचुएशन में नहीं हुआ है। और फाइनली इसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि दिन में अटैक जो है वो अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिन का पूरा समय निकलने का वेट करेंगे, जैसे ही रात होगी हम दोबारा से अपने इस अटैक को कंटिन्यू करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे की जाती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जब हमारे जवान अंदर दाखिल हो चुके थे POK में और उसके बाद अपने अटैक के लिए तैयार थे, इसी दिन 28 सितंबर की शाम को दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, NSA अजीत डोवाल साहब और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह, ये सभी साउथ ब्लॉक में मीटिंग करते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लगातार कि किस तरह का ऑपरेशन के अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। मीडिया को कोई भी हिंट कहीं से भी नहीं मिला था, और ये अच्छी बात थी। इधर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर क्या चल रहा था कि इंडिया सार्क समिट में सपोर्ट अपना जुटा रहा था लगातार। US सेक्रेटरी जो थे US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, वो सुषमा स्वराज के साथ जो उनकी मुलाकात हुई तो उसमें सुषमा स्वराज से उन्होंने एस्केलेशन को अवॉइड करने की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें जो कि US अमेरिका हमेशा से करता है भारत से, कि पाकिस्तान पर आपको कुछ भी अटैक नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करता रहे। तो अमेरिका की ये पॉलिसी हमेशा से रही है और हर बार अब तो भारतीयों को इसकी आदत हो चुकी है। खैर, इसी दिन रात को 12 बजते हैं। 12 बजने के बाद मेजर टेंगो और उनकी टीम जो थी वो आगे प्रोसीड करती है, अपने हाइडआउट से निकले आगे। 50 मीटर की दूरी पर जब वो पहुँचे, मेजर टेंगो ने 2 आतंकवादियों को देखा। सीधा उन आतंकवादियों को अपनी M4A1 कार्बाइन से शूट किया, ऑन स्पॉट उनको ख़त्म किया गया। इसके बाद सीधी जो फायरिंग थी दोनों तरफ से चालू हो चुकी थी। टीम ने यहाँ पे जो जंगल के बीच में टेरर लॉन्च पैड जो उनका टारगेट थे उस पर जब अटैक किया है तो हर एक गोली बुलेट जो थी जो सारी टारगेट पर लगी, ऑन टारगेट सारी गोलियां लगती हैं। मेजर टेंगो ने देखा कि 2 आतंकवादी इस बीच में उनकी टीम के पीछे से, उनकी टीम के 2-3 लोगों के पीछे से आकर हमला करने वाले थे। इतने में ही उन्होंने अपनी बेरेटा 9mm पिस्टल निकाली और सीधा उन दोनों आतंकवादियों को भी शूट कर दिया। आप ये देखिए कि करीबन 1 घंटे की उस गन फाइट में, उस पूरे जंग के अंदर मेजर टेंगो की टीम ने 20 आतंकवादियों को मार दिया था, और टोटल अगर तीनों पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम का कैलकुलेट किया जाए तो 40 आतंकवादी थे, जिसमें इनके अलावा 2 पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल भी थे। 4 लॉन्च पैड पर, 4 टेरर लॉन्च पैड पर इन सभी को मार गिराया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और ये जो हमारा ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका था। अब ऑपरेशन हम कर चुके थे, लेकिन वापस आना शुरुआत से ही इस पूरे मिशन की मेजर टेंगो के लिए एक तरह की मान लीजिए टेंशन बना हुआ था। वो सोच रहे थे कि वापस कैसे आया जाएगा, तो इसकी प्लानिंग वो लगातार कर रहे थे। यहाँ पे
मुश्किल ये थी कि अब पाकिस्तानी आर्मी जो है, उनके पोस्ट जो हैं, उन सभी को पता लग चुका है कि एक ऑपरेशन किया गया है हिंदुस्तान के द्वारा और यहाँ पे हमारे आतंकवादियों को मार दिया गया है। तो इसकी वजह से फुल पावर में जो फायर था वो पाकिस्तान की तरफ से होने लगा। मेजर टेंगो ने इसके लिए एक रूट चुना, एक अलग तरह का रूट। उन्होंने यहाँ पे एक 60 मीटर का ओपन पैच था, उसमें क्रॉल करते हुए आने का डिसीजन लिया। अपनी टीम के साथ में ये लोग 60 मीटर के उस ओपन पैच में क्रॉल करते हुए, जब लगातार गोलियां चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी के जो हमारे ड्रोन्स थे, जो बॉर्डर पर पोस्ट थे, वहाँ से कवर फायर मिलता गया, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। और इसके बाद फाइनली आप देखिए, रात में ये पूरा ऑपरेशन करने के बाद सुबह के 4:30 बजे ही थे जब हमारी टीम LOC क्रॉस करके उरी सेक्टर पहुंच चुकी थी, उरी पोस्ट पर अपने पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद मेजर टेंगो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर CO को, जिनसे पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें बुलाया था सियाचिन से श्रीनगर, तो यहाँ पे उनसे इनक्रिप्टेड चैनल के ज़रिए उनको ये सारा कॉल किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका है, इसके बारे में बताया। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर के साथ में उस समय पर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने चॉपर भेजा टीम को वापस लाने के लिए। टीम इसके बाद श्रीनगर पहुंचती है। 15 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में मेजर टेंगो का स्वागत किया जाता है। कमांडर जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो उन्हें गले लगाते हैं। इसके बाद यहाँ से उधमपुर भेजा जाता है उन्हें। लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे, उनको वो डीब्रीफ करते हैं, वो वहाँ पे उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद इस सेलिब्रेशन का जो दौर था हमारी आर्मी का, वो शुरू हो जाता है। पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक था, वो समझ भी नहीं पाया था कि आखिर ये भारत हमारे साथ करके क्या गया है, ये आखिर हुआ क्या है। 29 सितंबर का ये जो दिन था, आर्मी ने फाइनली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऐलान किया कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, इस तरह से की और घर में घुस के मारा इस बार। लेफ्टिनेंट जनरल जो रणबीर सिंह थे, उन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स दी थी। और इस सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के बाद कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2017 में मेजर टेंगो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साथ के जो टीम मेंबर्स थे, हमारे वीर सपूत थे, सोल्जर्स थे, उनको शौर्य चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये था सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन जो आज हमने आपको बताया। सभी वीर जवानों को हमारा सलाम है, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और ये बताया कि अगर भारत अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। ये एक हिस्ट्री क्रिएट की थी यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करके इन लोगों ने। सभी को हमारा सलाम, भारत माता के ऐसे वीर सपूतों को। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई भी राय है, रिक्वेस्ट है, वो सब भी बताइएगा। और इसी के साथ अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।